हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्दर इनोवेशंस यानी कि और क्या क्या बदलाव या इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार हुए प्रिंटिंग प्रेसेस में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल बाय द लेट 18th सेंचुरी तक। तो 18th सेंचुरी के आखिर तक जो प्रेस थी, ठीक है, यानी कि जिससे छपाई होती थी, वो मेटल की बननी शुरू हो गई, यानी कि धातु की बननी शुरू हो गई। ठीक है। देयर वर ए सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशंस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थ्रू द 19th सेंचुरी। और 19वीं शताब्दी तक या 19वीं शताब्दी में काफ़ी सारे और भी इनोवेशंस यानी कि सुधार या आविष्कार हुए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, यानी कि छपाई तकनीक के अंदर। रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड perfected the power driven cylindrical press by the mid 19th century। तो रिचार्ड एम हो थे जो न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। इन्होंने परफेक्टेड यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से एक ऐसी सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई जो कि पावर से चलती थी। ठीक है, मध्य 19वीं शताब्दी में। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस किसने बनाई थी? रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क। और मेटल की प्रेस कब बनी? लेट 18th सेंचुरी में। दिस वॉज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8,000 शीट्स पर पेपर। तो ये जो पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस थी, ये 8,000 शीट यानी कि 8,000 कागज़ जो है पेपर के एक घंटे में बना सकती थी। ठीक है, 8,000। दिस प्रेस वाज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर। और ये जो प्रेस थी ये स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर यानी कि अखबार छापने में बहुत काम आती थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूज़पेपर छापने के लिए कौन सी प्रेस जो है वो ठीक थी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस, जो कि रिचर्ड एम हो ने बनाई थी। द ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड इन द लेट 19th सेंचुरी विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट ए टाइम। इसके बाद लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस बना ली गई, इसका विकास कर लिया गया। ये ऑफसेट प्रेस स्पेसिफिकली कलरफुल चीज़ें छापने के लिए या प्रिंट करने के लिए काम आती थी। ठीक है, कब डेवलप हुई थी ये? लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस। और ये एक बार में 6 कलर तक जो है छाप सकती थी, यानी कि 6 कलर की तस्वीर जो है इमेज एक बार में छाप सकती थी। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो कलर के लिए कौन सी अच्छी थी? ऑफसेट प्रेस। और न्यूज़पेपर के लिए पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। याद रखना बेटा। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन फ्रॉम द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी के शुरू होते ही इलेक्ट्रिकली यानी कि बिजली से चलने वाली जो प्रिंटिंग प्रेस थी ये शुरू हो गई। और इनकी वजह से प्रिंटिंग ऑपरेशंस यानी कि प्रिंटिंग और भी अच्छे तरीके से होने लगी, और भी फास्ट होने लगी। ए सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड सूट। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट जो है हुए प्रिंटिंग प्रेसेस में। मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर वर इम्प्रूव्ड। इसके बाद में जो पेपर को कैसे एडजस्ट किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, वो भी बहुत, उसमें भी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ। द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर। जिन प्लेट से जो प्रिंटिंग होती थी, छपाई होती थी, उनकी क्वालिटी यानी कि उनकी जो मतलब अच्छाई और भी इम्प्रूव हो गई, यानी कि और भी अच्छी बनने लगी वो प्लेट्स। ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद में पेपर जो है ऑटोमेटिक जो है प्रेस में जाने लगा, मतलब बिना किसी आदमी के मतलब यूज़ किए, मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही यूज़ होने लगा पेपर। ठीक है, आप रख दो और वो ऑटोमेटिक प्रेस में जाकर अपने आप जो है प्रिंटिंग होने लगी। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स यानी कि फोटो यानी कि लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब कि जो बिजली, इसके कंट्रोल्स यानी कि ऑटोमेटिक होने लग गई सब कुछ चीज़ें। ठीक है, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हुए। ये नहीं कि भाई आप खड़े हो, आप मैनुअली प्रिंट कर रहे हो जैसे गुटनबर्ग के टाइम में होता था। ठीक है, नहीं, अब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल आ गया था। ठीक है, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हो गए थे। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स चेंज द अपीयरिंग ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट। अब इतने सारे डेवलपमेंट होने के बाद मशीन इतनी पावरफुल हो गई, इतनी एडवांस हो गई कि इतने मैकेनिकल तकनीकी सुधार हो गए प्रिंटिंग प्रेस में, जिसकी वजह से जो प्रिंटेड टेक्स्ट थे यानी कि जो बुक्स थे या पेजेस थे छपे हुए, वो उनकी लुक ही बदल गई। ठीक है, उनकी तस्वीर ही बदल गई, इतने अच्छे वो छपने लगे, इतने बढ़िया छपने लगे। ठीक है, पहले के मुकाबले। तो कह सकते हैं कि ये फर्दर इनोवेशंस थे, यानी कि कहीं पे आपको देखने को मिलेगी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, कहीं पे पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस आ गई, कहीं पे ऑफसेट प्रेस आ गई, कहीं पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस आ गई, कहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आ गए, कहीं पे ऑटोमेटिक क्या नाम है पेपर रील्स आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट लाए प्रिंटिंग में।
पब्लिशर्स एंड प्रिंटर्स रेगुलरली डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब ये जो पब्लिशर्स यानी कि प्रकाशक और प्रिंटर्स यानी कि जो मुद्रण करते थे, छपाई करते थे, ये अलग अलग तरीके जो है ईजाद करते रहते थे अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद को बेचने के लिए। यानी कि जो बुक ये पब्लिश करते थे या प्रिंट करते थे, प्रिंटर्स और पब्लिशर, ये अलग अलग तरीक़ों से अपने बुक्स को बेचने की कोशिश करते थे। नए नए तरीके जो है वो स्ट्रैटेजीज लाते रहते थे। 19th सेंचुरी पीरियोडिकल्स सीरियलाइज्ड इम्पोर्टेंट नॉवेल्स। अब जो 19वीं शताब्दी में जो पीरियोडिकल्स होते हैं समय समय पर जो छपते हैं, कोई पीरियोडिकल होता है वो वीकली होता है, कोई मंथली होता है, कोई हाफ मंथली होता है, कोई 2 मंथली होता है, ठीक है, कोई क्वार्टरली होता है, यानी कि कोई अलग अलग समय पे छपने वाली चीज़ें थी, ठीक है। ये पीरियोडिकल्स क्या करते थे, जो नॉवेल्स होती थी, उपन्यास होते थे, उनको एक पार्ट इस पीरियोडिकल्स में आ गया, मतलब एक पार्ट इस वाले भाग में आ गया, उसके बाद सेकंड पार्ट दूसरे भाग में, उसके बाद थर्ड पार्ट तीसरे भाग में, इस टाइप से जो है छापते थे नॉवेल्स को, ठीक है। एक बार में नहीं छापते, जैसे आपको लेसन में अलग अलग वीडियो अलग अलग टाइम पे मिलती है ना, वैसी नॉवल के अलग अलग पार्ट्स पीरियोडिकल्स में अलग अलग टाइम जो है छापे जाते थे और लोग उनको पढ़ते थे। विच ओरिजिनेटेड ए पर्टिकुलर मैनर ऑफ राइटिंग नॉवेल्स, और ये अलग ही एक तरीका था, ठीक है। पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज कॉल्ड द शीलिंग सीरीज। अब ये जो बहुत ही फेमस नॉवेल्स थी या बहुत ही फेमस जो किताबें होती थी वो बहुत ही सस्ती छापी जाती थी और उनके लिए अलग से एक सीरीज़ रखी गई जिसका नाम था शीलिंग सीरीज़। तो याद रखना, जो पॉपुलर वर्क्स थे वो उनकी चीप सीरीज़ होती थी और उसको शीलिंग सीरीज़ बोलते थे, ठीक है। इन द 1920s इन इंग्लैंड, 1920 में इंग्लैंड के अंदर 1920 के दशक में जो बहुत ही फेमस वर्क्स थे वो चीप सीरीज़ में सेल होते थे, जिसको शीलिंग सीरीज़ बोलते थे इंग्लैंड के अंदर, याद रखना। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज़ आल्सो ए 20th सेंचुरी इनोवेशन। इसके बाद डस्ट कवर यानी कि एक ऐसा जैसे जैकेट सा, कवर सा बना दिया जाता था किताब का, जिससे कि किताब पर डस्ट ना लगे, धूल मिट्टी ना लगे। ये भी 20th सेंचुरी का एक इनोवेशन था। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s, तो 1930 में, 30 के दशक में वैश्विक महामंदी की शुरुआत से पब्लिशर्स फियर्ड ए डेक्लाइन इन बुक परचेजेस। तो पब्लिशर्स जो थे, प्रकाशक थे, उनको डर लगने लगा कि अब जो किताबें हैं वो कम जो है लोग खरीदेंगे, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के समय लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों के पास कोई काम नहीं हुआ था, मंदी आ गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसलिए जो बुक सेलर्स थे या पब्लिशर्स थे उनको डर लगने लगा कि अब लोग कहाँ से किताबें खरीदेंगे। दे ब्रोट आउट चीप पेपर बैक एडिशन टू सस्टेन बाइंग। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बहुत ही सस्ते पेपर बैक एडिशंस, याद रखना कौन से एडिशंस, चीप, सस्ते पेपर बैक एडिशंस जो है वो लॉन्च कर दिए, ताकि लोग जो है इनको खरीदते रहें, ठीक है, खरीदना बंद ना करें, ताकि उनका काम चलता रहे। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम कौन से एडिशंस थे, चीप पेपर बैक एडिशंस, ठीक है। शीलिंग सीरीज किसके लिए थी, चीप सीरीज कौन सी, पॉपुलर वर्क्स के लिए। कब, 1930s, कंफ्यूज मत होना, शीलिंग सीरीज 1920s में थी पॉपुलर वर्क्स की, और 1930s में जो थे वो थे चीप पेपर बैक, जब ग्रेट डिप्रेशन था, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।